हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या बांगड़ और मैं आपको तैयारी करवाती हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के। मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू करवा रही हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हर पीवाईक्यू का आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जिससे आपकी क्या होगी, कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। पेपर 2 मेरा कॉमर्स है। अगर कॉमर्स के लिए भी आपको क्लासेस चाहिए तो आप चैनल विज़िट कर सकते हैं, आपको ईजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैटेगोरिकल प्रपोजिशन से है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वो इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू है जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। जो बार बार पूछे जा रहे हैं ये वही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो फैलेसी से है। मैंने आज आपको मिक्स करवाया है। अगर आप चाहते हो कि आपको टॉपिक वाइज करवाऊं तो आप बता देना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवा दूंगी। जैसे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। अगर आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यू चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो भी तैयार करवा दूंगी। ठीक है, तो पहले हम अभी जो हमने मिक्स क्वेश्चन आज करे हैं हम स्टार्ट करते हैं वो। ठीक है, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। इफ़ द प्रपोजिशंस नो एनिमल आर एग्रेसिव इज गिवन फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड ट्रू। क्या कह रहा है, नो एनिमल्स आर एग्रेसिव, कोई एनिमल एग्रेसिव नहीं है। ये क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है। तो कौन सी प्रपोजिशंस ट्रू होगी। अब कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस में हम क्या क्या लगाते हैं, हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी है या कॉन्ट्रेरी है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चेक करते हैं हम, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। आप बनाते हो जेड, है ना, इसके लिए आप लिखते हो AEIO, जिसमें ये होता है ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। नो की बात हो रही है, ये कह रहा है कि नो फॉल्स है। अगर नो फॉल्स है तो जो सम होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। सम क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमें इसमें ट्रू ही ढूंढना है। क्या हम देख लेते हैं, अगर यहीं पे मैच हो रहा है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नो एनिमल्स आर एग्रेसिव इज़ गिवन फॉल्स, ये फॉल्स दे रखा है। तो सम क्या ट्रू ऑप्शन में है, ऑल एनिमल्स आर एग्रेसिव नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, सम एनिमल्स आर एग्रेसिव, यस, बी ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बी ही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन में बता देती हूँ। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, सम एनिमल्स आर एग्रेसिव, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ अपोजिशन द यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब नो, नो एक यूनिवर्सल है और नो एक शब्द ही नेगेटिव है। तो नो एनिमल्स आर एग्रेसिव एंड द पर्टिकुलर अफर्मेटिव आई, सम एनिमल्स आर एग्रेसिव। ठीक है, तो क्या है, ई प्रपोजिशन इज फॉल्स, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, आई पोजिशन मस्ट बी ट्रू। क्या करा था, कॉन्ट्राडिक्टरी करा था, देखा था ना, जेड बना के AEIO। इसको हम क्या लिखते हैं, ऑल, नो, सम नॉट। अगर ई फॉल्स है, नो फॉल्स है तो ट्रू क्या होगा, आई ट्रू होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी हम करते हैं, इसमें हम इस तरीके से हम बनाते हैं, हमारा ये होता है, ये जो है क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। जिसमें ये AEIO, जिसमें अगर ई ट्रू है तो आई क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर ई फॉल्स है तो आई क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमने फॉल्स वाला पूछा है, अगर फॉल्स दे रखा है तो ट्रू कौन सा होगा, आई, मतलब कि सम। अभी देखा ना हमने, जो सम वाला है, सम एनिमल्स आर एग्रेसिव, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया। समझ में आया, आई क्या होगा। बहुत ही इजीली मैंने आपको समझाया है। बहुत, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार मतलब बहुत बार। तो आप याद रखिएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का हमने एक क्या कर लिया है, हमने इसका कंसेप्ट भी समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर है। अब इसमें क्या दे रखा है, मेजर प्रीमाइस दे रखी है, ऑल एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट
कंप्लीटली, जो एब्सोल्यूट पावर है कंप्लीटली करप्ट है। माइनर क्या है, डिक्टेटरशिप इज़ एन एब्सोल्यूट पावर। कंक्लूजन दे रखा है देयरफॉर डिक्टेटरशिप करप्ट्स कंप्लीटली। हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, मिडल टर्म आइडेंटिफाई करना है। मिडल टर्म क्या होता है, मिडल टर्म होता है जब आपकी प्रीमाइसेस में, दोनों प्रीमाइसेस में वो आए, बोथ प्रीमाइसेस जो आपकी दोनों प्रीमाइसेस मेजर माइनस माइनर प्रीमाइसेस में जो टर्म यूज़ की जाए, जो दोनों टर्म्स में दोनों स्टेटमेंट में आए, वो हमारी मिडल टर्म होती है। तो यहाँ एब्सोल्यूट पावर करप्ट कंप्लीटली और डिक्टेटरशिप इज़ एन एब्सोल्यूट पावर। तो एब्सोल्यूट पावर क्या दो टाइम आ रही है ना, दो टाइम आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो हमारी माइनर टर्म कौन सी होगी, चलो ऑप्शन देखते हैं। एब्सोल्यूट पावर बी, क्या ये सही है, यस, करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी, एब्सोल्यूट पावर। एक्सप्लेनेशन देखो, मेजर टर्म में प्रेडिकेट को अपन देखते हैं, है ना, जिसमें करप्ट कंप्लीटली है। माइनर टर्म में हम सब्जेक्ट देखते हैं जो कि डिक्टेटरशिप है, और मिडल टर्म जो बहुत प्रीमाइसेस में आए लेकिन कंक्लूजन में नहीं आए, है ना। माइनर टर्म्स कौन सी मिडल टर्म कौन सी होती है, जो प्रीमाइसेस में तो आती है दोनों लेकिन कंक्लूजन में नहीं आती है, तो वो हमारी माइनर टर्म होती है। तो वो क्या था, एब्सोल्यूट पावर। क्या एब्सोल्यूट पावर हमारी कंक्लूजन में थी, नहीं थी, डिक्टेटरशिप था और करप्ट कंप्लीटली था, जो कि किसका है, माइनर और मेजर टर्म का है। क्या मिडल टर्म का एब्सोल्यूट पावर इसमें है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी, एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी। थर्ड है, फैलेसी आइडेंटिफाई करना है। क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर इज़ अ टेरिबल आइडिया इफ़ वी प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू एवरीवन। अगर हम सबको फ्री हेल्थ केयर दे, है ना, एक दिन के लिए मान के चलिए, तो नेक्स्ट डे वो क्या डिमांड करेंगे, फ्री हाउसिंग दे दो, रहने के लिए जगह, फ्री फूड दे दो, and eventually the government will control every aspect of our lives leading to absolute communism which fallacy is committed statement। कौन सा फैलेसी है ये, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें एक को सोच के उन्होंने आगे से आगे सोचते ही गए हैं कि आज उन्हें फ्री अगर हेल्थ केयर दी है तो वो कहेंगे कि हमें फ्री घर दे दो, फ्री खाना दे दो, फ्री पेट्रोल दे दो। आगे से आगे वो क्या करते जाएंगे, चीज़ें मांगते ही जाएंगे। क्या ऐसा होता है, क्या कितनी बार ऐसा हो भी जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ्री हेल्थ केयर देना बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये आपकी गवर्नमेंट का है। राजस्थान में जैसे फ्री ही मिलता है आपको सब कुछ, जो नॉर्मली आपका चेकअप वगैरह होता है, आपका आधार कार्ड लगता है और आप फ्री। अब क्या वो ये फूड का, हाउसिंग का और ये सब डिमांड करने लग जाएंगे, तो क्या होएगा, ये कौन सी फैलेसी है, ये फैलेसी होगी स्लिपरी स्लॉप, जिसमें एक को आप लेके आगे से आगे बातें बनाती जाओ कि नहीं ऐसा नहीं कर, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओवर थिंक आप करते ही जाओ। तो ये क्या हो गया, स्लिपरी स्लॉप हमारा इसका आंसर है। कैसे है देखिए, स्लिपरी स्लॉप एक्सप्लेनेशन, द स्लिपरी slop fallacy occurs when an arguer claims that relatively small initial step will inevitably trigger a chain of negative events। क्या करता है कि एक आपने कोई इनिशियल स्टेप लिया है, उस स्टेप को आप वो ट्रिगर करता है और नेगेटिव इवेंट्स की चेन बना देता है कि इसके बाद ये होना ही चाहिए। तो क्या होता है, कल्मिनेटिंग इन मेजर डिस्टेरस consequences without providing sufficient logical evidence for that causal link। उसको बिना लिंक करे, आप उसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, बिना उसका कोई लिंक करे आप आगे से आगे चेन बनाते जाते हो कि आज अगर आपने हमारी हेल्थ केयर फ्री करी है तो आप हमें आगे खाना भी देंगे, आप हमें आगे रहने का स्थान भी देंगे। तो ये सब तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आगे से आगे नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव इवेंट में जा रहा है तो वो हमारा क्या है, स्लिपरी स्लॉप है। समझ में आया, और बिना कोई लॉजिकल एविडेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिविंग मनी टू चैरिटीज़ इज़ द राइट थिंग। यहाँ पे जो राइट थिंग है पैसे देना चैरिटी में। सो चैरिटीज़ हैव टू राइट टू टेक आवर मनी। ये क्या हो गया? राइट, ये राइट हो रखा है सही वाला, और यहाँ पे इस राइट का मतलब इन्होंने अधिकार मान लिया है। जब आपकी प्रीमाइसेस और कंक्लूजन में डिफरेंस आ जाए, वर्ड को, एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं पर उसको अलग मतलब समझ लिया जाए, तो वो फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन होती है ना। यहाँ पे तो सही वाला था कि पैसे देना चैरिटी में अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन चैरिटी वाले इसको अपना अधिकार समझ लेंगे पैसे लेना, नहीं, ये तो गलत बात हो गई ना। ये तो दोनों जो राइट है उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो गया। तो जब डिफरेंट मीनिंग आ जाए तो उसको फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं इसको कैसे। फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको करती जा रही हूँ, आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द वर्ड राइट इज शिफ्टेड इन द मीनिंग विद द आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट सेंटेंस में राइट का मतलब था मोरली करेक्ट, है ना, जो कि क्या था, एक एडजेक्टिव है ना। इन द सेकेंड सेंटेंस इट इज़ यूज टू मीन लीगल और मोरल इंटाइटलमेंट समझने लग गए, जो कि एक नाउन समझने लगे। तो यूजिंग सिंगल वर्ड्स इन टू डिफरेंट सेंटेंसेज विद द सेम आर्ग्यूमेंट, अगर सेम आर्ग्यूमेंट के साथ दो वर्ड्स को, मतलब एक सिंगल वर्ड्स को अलग अलग मीनिंग उसका निकाला जा रहा है, अलग अलग सेंस उसका निकाला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवोकेशन कॉजेज उसका हो जाएगा। उसका कौन सी फैलेसी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। आया समझ में? एक ही शब्द के दो अलग अलग मीनिंग निकालना अलग अलग सेंटेंस में, उसे हम फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी इंडियन लॉजिक से है। इंडियन लॉजिक से एक क्वेश्चन बैठता ही बैठता है हमेशा, कभी कभी दो भी आ जाते हैं एक शिफ्ट में, है ना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन फिलोसॉफी, न्याय विच सोर्स ऑफ नॉलेज, जो कि नॉलेज का सोर्स है, प्रमाण इज डिफाइंड एज अ कॉग्निशन जनरेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स विथ ऑब्जेक्ट। क्या पूछ रहा है, कौन सा सोर्स है नॉलेज का, है ना, जो क्या डिफाइन कर रहा है, उसका सेंस ऑफ ऑर्गन्स, कैसे उसका वो आ रहा है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है जनरेशन के। तो विच सोर्स, कौन सा सोर्स है आपका नॉलेज का, कौन सा सोर्स है इसमें से, वो आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, जब भी नॉलेज की बात आती, प्रमाण की बात आती, वो होता है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। इसमें आप क्या देख रहे हो, देखो, न्याय फिलोसॉफी डिफाइन प्रत्यक्ष एज अ इंद्रियर्थ, सनिकृक्ष, जन्यम, जन्म, नॉलेज डिराइव थ्रू अ इमीडिएट कॉन्टेक्ट ऑफ आवर सेंस। जो हमारी इंद्री से डायरेक्ट कुछ सेंस करता है वो हमारा प्रत्यक्ष है ना। नॉलेज से आपने क्या करा, जनरेट करा सेंस ऑफ ऑर्गन विथ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपने कुछ खाया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो खट्टा है, तो वो आपके सेंस ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन जो है आपका, उसने सेंस किया है, उसको पहचान लिया है अपनी नॉलेज से, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया हमारा प्रत्यक्ष, परसेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदत्ता इज फैट, देवदत्ता मोटे हैं, बट ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग अ डे, मतलब कि वो दिन में नहीं खाते हैं, वो फास्ट करते हैं। देवदत्ता मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, तो हो सकता है कि देवदत्ता रात को खाते होंगे। ये कैसा प्रमाण है, मतलब कि इसका क्या कंक्लूजन है, वो हम देखते हैं। तो डज नॉट ईट ड्यूरिंग, अगर वो मोटे हैं और अपन देखते हैं कि वो दिन भर में नहीं खाते हैं, तो वो रात को ही खाते होंगे। कैसे, ज़रूरी है? नहीं, किसी को कोई बॉडी हेल्थ इशू हो सकता है जिस वजह से वो फैट हो, है ना। तो इसका क्या मतलब है, जब आप कंक्लूज़न उसको बिल्कुल अलग निकाल रहे हो, उसका मीनिंग ही अलग निकाल रहे हो, वो है हमारा क्या है, अर्थपत्ति है। क्या है, उसको हम अर्थपत्ति बोलते हैं। देखिए कैसे,
involve postulating an unobserved fact to clear up an apparent contradiction between two established fact. दो ऐसे फैक्ट है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. भाई कोई मोटा है तो वो दिन में नहीं खाता है, वो फास्ट भी करता है और वो मोटा भी है. और तो कैसे हमने करा, तो हमने इसमें क्या करा, प्री एजम्पशन कर लिया. तो उस पर प्री एजम्पशन हमने क्या किया कि वो रात को खाता होगा. क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. कुछ लोगों की बॉडी ऐसी भी होती है कि जो नहीं खाना खाते ना तो वो ज़्यादा फूल जाते हैं, मतलब प्रॉपर टाइम पे नहीं खाते हैं. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाएंगे नहीं तो फूलते जाएंगे. ऐसी होती है बॉडी कि आप प्रॉपर ऑन टाइम फूड अगर नहीं ले रहे होते हो तो आप फूल जाते हो. ठीक है, तो वो अर्थपत्ति होता है. क्या है अर्थपत्ति? कि दो कॉन्ट्राडिक्ट बात आप कर रहे हो और उससे आप अपना कंक्लूजन कुछ भी निकाल रहे हो, तो ये हमारी अर्थपत्ति हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्याय सिलोजिज्म द हिल हैज़ अ फायर बिकॉज इट हैज़ स्मोक. पक्ष इसमें बताना है, लोकस या माइनर टर्म हम जिसे बोलते हैं. हिल जो है, आग लगी है वहाँ, क्या कारण है? क्योंकि वहाँ धुआं हो रहा है. तो इसका क्या होएगा? पक्ष हमारा हिल होएगा. कैसे होएगा? माइनर टर्म जिसे हम बोलते हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जो कि समथिंग क्या कुछ प्रूव करना चाहता है. मेजर टर्म जिसे हम साध्य बोलते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है. और मिडल टर्म वो जो रीज़न बताता है, जिसको हम हेतु बोलते हैं. ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मिडल टर्म किसको बोलते हैं? हेतु को बोलते हैं. मिडल टर्म किसको बोलते हैं? हेतु को. पक्ष को क्या बोलते हैं? माइनर टर्म. साध्य को बोलते हैं मेजर टर्म. हेतु को बोलते हैं मिडल टर्म. ठीक है, जब पक्ष सब्जेक्ट की बात की जा रही है ना, किसकी बात पूरी पक्ष की बात की जा रही है ना, मतलब कि सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो वो क्या है? हमारा हिल है. अगर मेजर टर्म पूछा होता तो वो हमारा क्या हो जाता? फायर हो जाता, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. और मिडल टर्म हेतु अगर पूछा जाता तो वो क्या होता? स्मोक होता. ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, आपको याद रखना है अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो. क्वेश्चन 8, हेत्वाभाषा, fallacy of inference. Identify the fallacy हेत्वाभाषा committed in the following argument. Sound is eternal because it is produced. ये कौन सी आर्ग्यूमेंट है? ये है विरुद्ध, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मिडल को. कैसे? द मिडल टर्म क्या है? प्रोड्यूस्ड है, क्योंकि इसी के कारण हो रहा है ना, बिकॉज अभी हमने करा ना मिडल टर्म हेतु जिसको हम बोलते हैं. डज नॉट प्रूव इटर्निटी ऑफ साउंड, लेकिन ये इसको प्रूव नहीं कर रही है. ये अभी इसको मिडल टर्म है लेकिन ये इसको प्रूव नहीं कर रही है. अगर कुछ प्रूव नहीं कर रहा है तो वो उसके क्या होगा? विरुद्ध होगा. इट प्रूव द एग्जैक्ट अपोजिट. अब ये क्या कर रहा है? एग्जैक्ट अपोजिट कर रहा है, बिकॉज एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस इज नॉन इटर्नल, जो कि टेम्पररी होता है. व्हेन द मिडल टर्म डिस्प्रूव द वेरी थीसिस इट वॉज मीन टू सपोर्ट, इट कमिट्स विरुद्ध फैलेसी. आप कुछ प्रूव करना चाह रहे हो लेकिन वो उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा? आपकी विरुद्ध फैलेसी हो जाएगा. किसके अंदर है ये? हेत्वाभाषा के अंदर, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल, जिसको हम विरुद्ध कहते हैं. ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और स्क्वायर ऑफ पोजीशन से अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछा ही जाता है. और एक वो कौन सा है? लॉजिकल इक्विवेलेंट वाला. लॉजिकल इक्विवेलेंट तो बहुत पूछा जा रहा है. अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा लॉजिकल इक्विवेलेंट की, जिसमें मैंने कन्वर्जन, अपवर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है. वो आप पढ़ लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे. मैंने लास्ट क्लास लॉजिकल इक्विवेलेंट की ली थी. और भी मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, जिससे आपका
दिमाग अच्छा चलेगा और आप कोशिश कर पाएंगे अच्छी तरीके से पढ़ना। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। थैंक यू, बाय।